शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। 16 दिसंबर की रात सर्दी से सुन्न पड़ी दिल्ली की सड़कों पर सनसनी सी छा गई। पुलिसिया विभाग में हड़कंप मच गया। आधी रात को सुस्त पड़ चुके मीडिया हाउसेज में हलचल तेज हो गई। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती इधर उधर दौड़ने लगी। घर जा चुके अफसरों के फोन बजने लगे। निर्भया केस की जिम्मेदारी डीसीपी छाया शर्मा के पास थी। उनको पता था मामला संवेदनशील है। उन्होंने खुद को जैसे तफ्तीश में पूरी तरह झोंक दिया। इस दौरान वो 3 दिनों तक घर भी नहीं गईं। छाया शर्मा की टीम का एक ही फोकस था, जल्द से जल्द इन दरिंदों को धर दबोचना। मालूम यह भी था कि बीतते वक्त के साथ सबूत जुटाना और मुश्किल हो जाएगा। छाया शर्मा ने 100 पुलिसकर्मियों की अलग अलग टीमें बनाई। पूछताछ का दौर चल रहा था। बयान के आधार पर पता चला कि जिस बस में गैंग रेप हुआ है उसकी सीटों का रंग लाल और उस पर पीला कवर चढ़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में ऐसी बस को बिना नंबर के खोजना आसान नहीं था। पुलिस टीम ने दिल्ली एनसीआर की ऐसी 300 बसों को शॉर्टलिस्ट किया। वसंत कुंज के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सिर्फ एक बस पर यादव नाम लिखा था। उसी के आधार पर पहचान हुई। हर छोटी बड़ी कड़ी को जोड़ती टीम ने सिर्फ 18 घंटों में मुख्य आरोपी राम सिंह को पकड़ लिया। वही बस का ड्राइवर था। इसके बाद पुलिस का काम थोड़ा आसान हुआ। पुलिसिया अंदाज में पूछताछ में अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। पुलिस ने राम सिंह के बाद भाई मुकेश को पकड़ा। बाकी 4 आरोपियों को पकड़ने में भी देर नहीं लगी। एक तरफ पुलिस जांच में जुटी थी, दूसरी तरफ डॉक्टर हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। हर कोशिश निर्भया को बचाने की। निर्भया झूल रही थी। जिंदगी हर कोशिश कर रही थी मौत को मात देने की। घटना के बाद तुरंत सर्जरी की गई। सर्जरी के दौरान उसकी खराब हो गई आंत के बाकी हिस्से को निकाला गया। ऑपरेशन के बाद वो आईसीयू में थी, लेकिन उसके पूरे शरीर में संक्रमण फैल गया था। संक्रमण को काबू कर पाना बड़ी चुनौती थी। हालांकि शुरुआती दौर में इस पर कुछ हद तक काबू किया जा पाया, लेकिन राहत थोड़ी देर ही रही। जल्दी ही स्थिति बिगड़ने लगी। उसे प्यास लगती, लेकिन पानी देना सही नहीं था। बस सूखे गले को गीला करने के लिए चम्मच से 1 या 2 चम्मच ही पानी दे सकते थे। ओरली उसे कुछ भी देना संभव नहीं था। निर्भया के पास आंत बची ही नहीं थी। हर दवाई जो दी जा सके, हर कोशिश जो की जा सके, हर सर्जरी जो जरूरी लगी, निर्भया को रिकवर करने के लिए चिकित्सकों ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन 5 सर्जरी करने के बाद भी हालत बिगड़ती गई। उसे सेप्टिसीमिया हो गया। इन्फेक्शन रोकने के लिए लगातार एंटीबायोटिक की डोज बढ़ाई गई। हालांकि उसका असर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इन्फेक्शन बढ़ने का कारण यह भी था कि घटना के बाद वो बहुत देर तक सड़क पर यूं ही पड़ी रही। कंटैमिनेशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन धीरे धीरे बहुत खतरनाक हाल में पहुंच गया। कोई उपाय न देखकर बेहतर इलाज के लिए निर्भया को 26 दिसंबर की रात एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल भेजा गया। जंग जारी थी। कहते हैं निर्भया जीना चाहती थी। उसने हार नहीं मानी थी, लेकिन शरीर के जख्मों ने उसकी जान ले ली। 29 दिसंबर को निर्भया ने दम तोड़ दिया। उधर पुलिस दिन रात एक एक करके हर सबूत जुटाने में लगी थी। 18 दिन में केस की 1000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में जमा कर दी गई। सिंगापुर जाने से पहले निर्भया ने मजिस्ट्रेट के सामने सफदरजंग अस्पताल में 3 बयान दिए थे। अब तक दोषियों के खिलाफ काफी सबूत मिल चुके थे।
निर्भया के शरीर पर बने दांतों के निशान को आरोपियों के दांतों से मैच कराया गया। यह पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ था और इसे फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री कहते हैं। सबूत के तौर पर निर्भया का एटीएम कार्ड, उसके कपड़े, दोस्तों का पर्स, जूते, मोबाइल, घड़ी जैसी तमाम चीजें मौकाए वारदात से मिली। सबूत मिटाने के लिए बस को मुजरिमों ने धो दिया था, लेकिन पुलिस अपने पे आए तो सबूत खुद ब खुद बोलने लगते हैं। बस से फिंगरप्रिंट हासिल किए गए, निर्भया का खून, सीट के कपड़े, बस की फर्श पर गिरे एक एक बाल, हर मुल्जिम का बॉडी टू बॉडी डीएनए, लार से भी डीएनए जनरेट किया, नाखूनों के अंदर निर्भया की चमड़ी भी जुटाई। इसके अलावा हर मुल्जिम के मोबाइल की लोकेशन, उसकी सीडीआर, मूवमेंट के एक एक सेकंड को टेक्निकल एनालिसिस के जरिए जुटाया गया था। मतलब सबूतों की कोई कमी नहीं थी। 3 जनवरी 2013 को पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 5 लोगों के खिलाफ हत्या, गैंगरेप, हत्या की कोशिश, अपहरण, डकैती का केस दर्ज करने के बाद चार्जशीट दाखिल की। 17 जनवरी 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 दोषियों पर आरोप तय किए। 11 मार्च 2013 को मुख्य आरोपी राम सिंह ने सुबह तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। 14 सितंबर 2013 को इस मामले के लिए विशेष तौर पर गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। हालांकि एक आरोपी को नाबालिग होने के कारण 3 साल के लिए सुधार गृह में भेजा गया था। 31 अक्टूबर 2013 को जुवेनाइल बोर्ड ने नाबालिग दोषी को गैंगरेप और हत्या का दोषी करार दिया। उसे 3 साल के लिए सुधार गृह में भेज दिया गया। 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा। 15 मार्च 2014 सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को फांसी दिए जाने पर लगाई रोक। 27 मार्च 2016 सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी। 9 नवंबर 2017 को एक दोषी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा बरकरार रखने के फैसले पर पुनः विचार याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। 18 दिसंबर 2019 दोषी अक्षय ठाकुर की पुनः विचार याचिका खारिज। 7 जनवरी 2020 दिल्ली की अदालत ने जारी किया पहला डेथ वारंट। इस डेथ वारंट के अनुसार सभी दोषियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में होनी थी फांसी की सजा, लेकिन अदालती दांव पेंच फंसे और फांसी रुक गई। फिर उसी साल 17 जनवरी को दिल्ली की कोर्ट ने दूसरा डेथ वारंट जारी किया। इस डेथ वारंट के अनुसार 4 दोषियों को 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी की सजा होनी थी। फांसी के लिए पवन जल्लाद को बुलाया गया। ट्रायल शुरू हुए, तैयारियां की गईं, लेकिन फांसी फिर टल गई। 25 जनवरी 2020 को दया याचिका खारिज होने के बाद मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 28 जनवरी को सभी तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 29 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया। अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दर्ज की। 30 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय की क्यूरेटिव याचिका खारिज की। 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में दोषी पवन ने याचिका दाखिल कर कहा कि अपराध के समय वो नाबालिग था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रपति के पास विनय और अक्षय की दया याचिका लंबित होने के चलते अगले आदेश तक दिल्ली के कोर्ट ने डेथ वारंट पर रोक लगाई। 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विनय शर्मा की अपील भी खारिज कर दी। 5 फरवरी को अक्षय की दया याचिका खारिज की गई। 11 फरवरी को विनय शर्मा की दया याचिका खारिज होने के खिलाफ विनय शर्मा ने फिर से अपील की। 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विनय शर्मा की अपील खारिज कर दी। 17 फरवरी को तीसरा डेथ वारंट जारी हुआ। नए डेथ वारंट के अनुसार
सभी दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी की सजा दी जानी थी। पवन को एक बार फिर से तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से बुलावा गया। एक बार फिर से सारी तैयारियां शुरू हुई। ट्रायल हुए, लेकिन एक बार फिर फांसी टल गई। निर्भया केस में मैंने 2 बार किया, वहां पर 2 बार ट्रायल करा मैंने, तो दोनों बार ही वो कैंसिल हो चुकी थी, तो दोनों बार ही मैं बैरिक लौटा था वापसी में। पवन बेचैन थे, लेकिन हर बार उम्मीद होती जल्दी ही फांसी होगी। ये उम्मीद पवन के साथ साथ निर्भया के माता पिता को भी थी और लगभग सारे देश को भी। कब पूरी हुई वो उम्मीद, फांसी से ठीक पहले कैसे बीता जल्लाद और दोषियों का हर एक पल, बताएंगे अगले एपिसोड में। आप सुन रहे थे ईयर शॉट ओरिजिनल पवन जल्लाद का 7वां एपिसोड, फंदे का इंतजार। इसे लिखा और रिपोर्ट किया है गौरव कुमार पांडे ने। आवाज है संयम शर्मा की और साउंड डिजाइन किया है शिवम कश्यप ने। सुनते रहिए ईयर शॉट। पवन जल्लाद। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। ईयर शॉट, हियर एंड नाउ।